जमा पूंजी में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं म्यूचुअल फंड के बारे में आपको हर एक चीज बताऊंगा। आज मेरा म्यूचुअल फंड का तीसरा एपिसोड है, लेकिन इस एपिसोड को चालू करने से पहले पिछले एपिसोड में जो मैंने बात की थी मैं वहां से शुरू करूंगा। मैंने आपको कहा था कि क्या आपने अपने फाइनेंशियल गोल सेट कर रखे। आप बोलेंगे फाइनेंशियल गोल क्या सेट करना है यार, 5 साल बाद मेरे को मकान लेना है, 12 साल बाद मेरे को बच्चे को आईआईटी में एडमिशन करवाना है और उसके बाद बहन की शादी करनी है और उसके बाद। तो भाई साहब ये सब गोल ही तो है, इनके लिए पैसा कहाँ से आएगा। हाँ तो कमा रहे ना। अरे कमा तो रहे हैं। अरे बोले आराम से कर देंगे। क्या आराम से कर देंगे? शादी क्या आराम से कर देंगे? पढ़ाई क्या आराम से कर देंगे? इलाज क्या आराम से कर देंगे? आराम हराम है सर। इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। जो चीज आज 5 लाख में हो रही है वो आज से 7 साल बाद कितने में होगी आपको मालूम है क्या? इन्फ्लेशन ले लो, बेसिक इन्फ्लेशन। बेसिक इन्फ्लेशन से आपको पता चल जाएगा कि अपने को कब क्या कहाँ चाहिए, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन्फ्लेशन कैसे मेजर करें, कैसे पता लगाएं कि आज से 5 साल बाद अगर कुछ होने वाला है तो मिनिमम कितने चाहिए। मैक्सिमम की तो मिनिमम की तो वो बाकी तो मैं गारंटी ले ही नहीं सकता हूँ। आइए जरा आपको लेके चलता हूँ सेबी के एक कैलकुलेटर पे। मान लो आपका बच्चा इस वक्त 11 साल का है और आज अगर आप उसको आईआईटी में एडमिशन दिलवाते हो या एमबीबीएस में एडमिशन दिलवाते हो तो आपको मिनिमम 5 लाख रुपए चाहिए। तैयारी करवाने, एग्जाम पास करवाने, सिलेक्शन हो जाने, कॉलेज सिलेक्ट हो जाने और कॉलेज में प्लेसमेंट, इतना सारा खर्चा मैं मान रहा हूँ 5 लाख। कुछ लोग निश्चित रूप से कमेंट में बोलेंगे कि असीम भाई कहाँ होते हैं 5 लाख, यार हमारे तो 8 लाख खर्च हो गए, वो बात अलग है। मैं मिनिमम ले रहा हूँ 5 लाख। अब आपका बच्चा आज से 7 साल बाद उस जंक्चर पे खड़ा होगा जिसकी आप यहाँ कल्पना कर रहे हैं, तो उस वक्त आपको कितना पैसा चाहिएगा। मेरी बात ध्यान रखना, जिस दिन भी आपको फाइनेंशियल गोल सेट करना हो इस कैलकुलेटर को निकाल लेना। सेबी ने दिया हुआ है आपको इन्फ्लेशन कैलकुलेटर। 5 लाख रुपए आज लगते हैं, 7% की इन्फ्लेशन रेट है। अगर ये इन्फ्लेशन रेट बढ़ती हुई मिले तो फिर 7 को भगवान न करे 8-9 पे जाए, कम आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। और जितने साल आपका टाइम है उसको यहाँ डाल दीजिए। 5 लाख रुपए आज आप बोल रहे हैं, लेकिन भाई मेरे करीब 8 लाख रुपए आपको लगेंगे जब आप अपने बच्चे का आईआईटी में एडमिशन करवाएंगे। अब मुझे बताइए कि म्यूचुअल फंड लेना आपके शौक है, आपका आदत है या आपकी मजबूरी है? इन्वेस्टमेंट करना अनिवार्यता है सर। 5 लाख रुपए अगर मैं एफडी में डाल दूंगा तो 7 साल बाद क्या वो 8,03,000 हो जाएंगे? अगर हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पाते हैं तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अगर आपकी एफडी 7% का इंटरेस्ट दे रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 7% से कम का रिटर्न दे रही है तो फिर अपनी जेब से पैसा मिलाना पड़ेगा। और हमें क्या इन्फ्लेशन इसी तरीके से चलता है? क्या 5 लाख रुपए की पढ़ाई 8 लाख रुपए तक ही पहुंचेगी? ये तो जनरल इन्फ्लेशन रेट है। पढ़ाई का अपना इन्फ्लेशन रेट है, किराने का अपना इन्फ्लेशन रेट है, किराए का अपना इन्फ्लेशन रेट है, प्रॉपर्टी का अपना इन्फ्लेशन रेट है। वो आप गूगल कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इन्फ्लेशन रेट आपकी सिटी में क्या है। आपको इन्फ्लेशन रेट ही आप चेंज कर दीजिए। जैसे ही आप चेंज करेंगे आपको पता चल जाएगा। आपकी सिटी में प्रॉपर्टी 10% से बढ़ रही है तो आप अगर 10% से बढ़ रही है तो आप यहाँ 10% डाल दीजिए। और आपको 50 लाख का मकान लेने की सूझ पड़ रही है कि मैं तो 50 लाख का मकान लूंगा जो आज 50 लाख का है, तो इसमें एक जीरो और बढ़ा दीजिए। ये 50 लाख का मकान है, लेकिन ये 50 लाख का मकान मैं आज नहीं लेना चाहता हूँ, मैं 3 साल बाद लेना चाहता हूँ। तो भाई साहब फिर आपको 3 साल बाद यहाँ जाना पड़ेगा। और 3 साल बाद जाने के लिए आप यहाँ 3 साल बाद का टाइप कर दीजिए। आपको पता चल जाएगा कि जिस 10 लाख को आप बोल रहे हो कि मैं 10 लाख का मकान लूंगा 3 साल बाद, मालिक तो 13.31 लाख का हो जाएगा।
ये बोल रहा हूं मैं कि आप इस इन्फ्लेशन कैलकुलेटर का ये प्रयोग कर सकते हो। आपको ये तो पता ही है कि घर किस दर से बढ़ रहा है। आपको ये भी पता है कि पढ़ाई किस दर से बढ़ रही है। आपके बच्चे की पहली स्कूल की फीस और आज की स्कूल की फीस में जो दर में अंतर आया, आप वो दर ले लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि आपको फाइनेंशियल गोल क्या करना है। तो आइए वापस चलते हैं। फाइनेंशियल गोल अगर आपका है तो उसके हिसाब से तो आपको म्यूचुअल फंड लेना अनिवार्यता हो जाएगी, क्योंकि म्यूचुअल फंड ही एकमात्र ऐसा आपको इन्वेस्टिंग टूल है जो थोड़ी-सी रिस्क तो रखता है, लेकिन रिटर्न आपका हमेशा इन्फ्लेशन से हाई रहता है और हमें रिटर्न को इन्फ्लेशन से हाई रखना है। और आज मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको समझाऊँगा इक्विटी म्यूचुअल फंड, तो मैं आपके साथ आ रहा हूँ इक्विटी म्यूचुअल फंड पर बात करने। इक्विटी म्यूचुअल फंड मतलब ऐसे म्यूचुअल फंड जिनकी पूरा पैसा जो है शेयर्स में और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। रिस्क थोड़ी-सी ज़्यादा होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनका रिटर्न सबसे ज़्यादा होता है। सेबी के नियम के अनुसार इक्विटी फंड अपनी टोटल एसेट का मिनिमम 65% इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ पर? इक्विटी शेयर में। बाकी कहाँ ले जाते हैं सर? गोल्ड में डाल देते हैं, डॉलर में इन्वेस्ट कर देते हैं, बाकी अदर डिबेंचर डेट फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, बाकी बहुत सारे एवेन्यूज उनके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वहां इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, फॉरेन एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लेकिन इन्वेस्ट इन एनीथिंग। ओके, पर उनको मिनिमम 65% कहाँ इन्वेस्ट करना पड़ेगा? इक्विटी शेयर, तो ही वो क्या कहलाते हैं? इक्विटी फंड। ओके, इक्विटी फंड मतलब क्या? आपको मालूम है कि हमारे स्टॉक मार्केट में कितनी ही कंपनियां क्या हैं? रजिस्टर्ड है ना? हजारों कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। उनमें से टॉप 100 कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर, मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। तुम्हारे शेयर कितने हैं मल्टीप्लाइड बाय उनकी मार्केट में वैल्यू क्या चल रही है? मार्केट कैप। जिसका मार्केट कैप जितना बड़ा होगा वो कंपनी उतनी बड़ी होगी। तो टॉप 100 मार्केट कैप कंपनीज के आधार पर, जिन्हें ब्लू चिप कंपनीज भी कहा जाता है, इनमें लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट किया जाता है। इक्विटी फंड के अंदर भी अलग अलग फंड होते हैं। पहला होता है लार्ज कैप फंड, दूसरा होता है मिड कैप फंड और तीसरा होता है स्मॉल कैप फंड। तो सबसे पहले आते हैं हम लार्ज कैप फंड पर। टॉप 100 कंपनीज जो स्टॉक मार्केट की हैं, वो टॉप 100 कंपनीज जो है जिन्हें हम ब्लू चिप कंपनीज कहते हैं, उनके अंदर लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट होता है। रिस्क मॉडरेट से हाई होती है, लेकिन ये स्टेबल होती है। मैं तो इसको मॉडरेट ही बोलता हूँ, सेबी के कहने के कारण हम इसको हाई बोलते हैं। बाकी जो इतनी स्टेब्लिश्ड कंपनियां हैं उनके डूबने के चांसेस बहुत कम होते हैं। 10 से 13% का मॉडरेट एनुअल एवरेज आपको मिल जाता है, लेकिन आपको कम से कम 5 साल तक इसमें पैसा रखना पड़ेगा, क्योंकि इनके शेयर्स में ऐसे ऊंचे-नीचे फ्लक्चुएशन नहीं होते, ये काफी स्टेबल होते हैं, तो एक स्टेबल ग्रोथ आपको देते हैं। अगर आप पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करना है। अगर आप कंजर्वेटिव सोच वाले इन्वेस्टर हैं, क्योंकि आपके जो रिटायरमेंट का पैसा है वो आप रखना चाहते हैं, तो आपको कौन सा फंड लेना पड़ेगा? लार्ज कैप। अगर आप रिटायरमेंट के बाद इक्विटी फंड में पैसा डालकर ज्यादा कमाना चाहते हैं, थोड़ा सा जोखिम लेना चाहते हैं, तो आपको लार्ज कैप फंड में पैसा रखना पड़ेगा। तो लार्ज कैप फंड में कौन कौन आ गए? वो यंगस्टर्स जो सबसे पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो यंगस्टर्स जो सबसे पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी कहाँ आएंगे? लार्ज कैप फंड में आएंगे। सबसे पहली बार जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, दे विल कम इन लार्ज म्यूचुअल फंड। सारे यंगस्टर्स जो पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा
कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स मतलब कौन? जो रिटायर हो रहे हैं, जो ज्यादा रिस्क नहीं चाहते। अगर वो इक्विटी में आना चाहते हैं तो उनको कहाँ आना पड़ेगा? लार्ज कैप फंड को मैं क्लोज करूं। क्या क्या होता है लार्ज कैप फंड में? पहली बात, टॉप 100 कंपनीज होती हैं, स्टेबिलिटी होती है, रिस्क थोड़ी सी कम होती है, इसलिए बिगिनर्स जिनको कोई नॉलेज नहीं है उनके लिए भी बढ़िया है, और जिनके पास पैसा ज्यादा मतलब स्टेक पर लगाने के लिए, मतलब रिस्क पे लगाने के लिए नहीं है, उनको भी यहाँ आना चाहिए। तो ये कहलाते हैं कम जोखिम वाले, अच्छे रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड। क्या बोला मैंने? कम जोखिम वाले, अच्छे रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड। याद रखें, कम जोखिम, अच्छा रिटर्न, लार्ज कैप फंड। इज दैट क्लियर? चलिए अब चलते हैं और आगे। फिर आता है मिड कैप फंड। भाई मिड कैप फंड क्या होता है? मिड कैप फंड में 101वें नंबर से 250वें नंबर तक की कंपनी में इन्वेस्टमेंट होती है। सर वो 101वें नंबर से 250वें नंबर की कंपनी में क्या प्रॉब्लम है? सर प्रॉब्लम नहीं है, ग्रोइंग है। जो 100 से टॉप 100 थी, उनको तो चालू हुए सालों साल हो गए हैं, और वो सालों से अपनी सल्तनत बरकरार रखे हुए हैं। ये न्यू इमर्जिंग है। मतलब आप मान के चल लो कि वो लोग कपिल देव, सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर, रवि शास्त्री, और ये लोग विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी की कैटेगरी में। इनको कहते हैं कौन से? मिड कैप फंड्स। ये अभी महान बनने की तरफ अग्रसर है, लगभग महान बन चुके हैं लेकिन महान बनने की तरफ जा रहे हैं। लीजेंड्स हैं जो बन रहे हैं, लीजेंड्स इन प्रोसेस। उन लोगों को आप लेते हैं 101 से 250 नंबर की कंपनियों पर, और इनके अंदर हम देखें तो ये ग्रोइंग फेज में होती हैं सारी कंपनियां। जोखिम थोड़ा सा ज्यादा होता है ना, ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं उनमें वो जोखिम लेते हैं। जब वो जोखिम लेते हैं तो कई के पास से सीधे बढ़ जाते हैं, कई के पास से उल्टे पड़ जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है। इसीलिए कितनी कंपनियां ली है यहाँ पर हमने? देखा आपने, ऊपर तो सिर्फ कितनी ली थी? 100। यहाँ पे लिए 101 से 250, यानी 150 कंपनियां, ताकि एक दो इधर उधर भी हो जाए तो कोई फर्क ना पड़े। 13 से 18%। जो वहां मैक्सिमम 14 जा रहा था, यहाँ मैक्सिमम 18 जा रहा है। जो वहां मिनिमम 10, 11, 12 जा रहा था, वो यहाँ मिनिमम 13 जा रहा है। जो लोग ग्रो कर रहे हैं उनके लिए आपको वेट तो करना पड़ेगा। टाइम होरिजन आपका 7 साल का है, तो आपको 7 साल तक इसमें रुकना चाहिए, तो आपको बढ़िया रिटर्न मिलेगा, कंपाउंडिंग का भी इफेक्ट मिलेगा। जो लोग मॉडरेट रिस्क टेक कर सकते हैं, अभी अगर आपकी एज ब्रैकेट 30 साल से 45 साल के बीच का है, तो आप डेफिनेटली इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के अंदर जा सकते हैं। मॉडरेट रिस्क है, थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न है, और आपके सारे गोल पूरे करने की क्षमता इसमें है। तो अगर आपको 7 साल के अंदर एक मॉडरेट अमाउंट चाहिए किसी गोल को पूरा करने के लिए, तो आपको इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसे कहते हैं मिड कैप। मिड कैप का पोटेंशियल बड़ा होता है। कुछ मिड कैप तो इतनी बड़ी लीजेंड बन जाती हैं कि जब आपने शेयर खरीदा था तब शेयर के भाव काफी कम थे, और 7 साल में तो वो छप्पर फाड़ कर निकल गया शेयर। और ऐसे एक दो चार शेयर भी छप्पर फाड़ के निकल गए आपके पोर्टफोलियो पे जो म्यूचुअल फंड ने बना रखा है। तो मान के चलिए, कभी कभी ये म्यूचुअल फंड आपको 28 से 30% तक का भी रिटर्न दे सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि देते ही हैं। और इनके बाद आता है तीसरा फंड, जिसे हम कहते हैं स्मॉल कैप फंड। 251 के बाद वाली कंपनियों में इन्वेस्ट है, इमर्जिंग कंपनीज हैं, नई नई कंपनीज हैं, अभी अभी लिस्टेड हुई हैं, पैसा अभी इनके पास आया है और इन्होंने नए नए प्रोजेक्ट्स में लगाया है,
और नए प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने के कारण इनकी वेरी हाई वोलेटिलिटी है। कभी-कभी बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट भी दे जाते हैं, कभी-कभी बहुत बड़ा लॉस भी दे जाते हैं, लेकिन अगर आपका फंड मैनेजर बिल्कुल सही है, तो वो शफलिंग करता रहता है। तो ऐसे केस में अगर फंड मैनेजर की बहुत ही जबरदस्त रणनीति रही, तो आपका रिटर्न इसमें छप्पर फाड़ कर भी आ सकता है। 25% तो आता ही है। मैंने तो एग्रेसिव म्यूचुअल फंड की कैटेगरी के इन शेयर्स में अपनी लाइफ में 48% तक के रिटर्न भी आते देखे हैं, आते हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं, आते देखे हैं। इसलिए बात कर रहा हूं मैं आपसे कि ये भी एक अच्छा रिटर्न देने वाली चीज है, लेकिन टाइम हॉरिजन आपको रखना पड़ेगा 10 साल। जितने एग्रेसिव इन्वेस्टर, जितने यंगस्टर्स है ना, मैं तो कहता हूँ जितने भी यंगस्टर हैं, आपके पोर्टफोलियो में आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल फंड थोड़ा-सा ज़्यादा होना चाहिए। स्मॉल फंड थोड़ा-सा ज़्यादा होना चाहिए, जिनकी भी अभी नौकरी लगी है, जिनकी भी अभी शादी नहीं हुई है, उनके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड तो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो कृपा करके स्मॉल कैप फंड पर बिल्कुल ध्यान दें। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? मेरा ख्याल है यहाँ तक हमने बात कर ली है और अब हम बाकी की बातें करेंगे अगले एपिसोड में।